सामने आप जो किताब देख रहे हैं, इस किताब में जो जानकारी दी गई है वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पे उपलब्ध है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसे खरीद भी सकते हैं। फाहियान की इतिहास में बहुत चर्चा होती है। फाहियान जब भारत आए तो वो कहाँ गए और उन स्थानों के बारे में उन्होंने क्या लिखा, बहुत ज़्यादा इतिहास में इसकी चर्चा होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं फाहियान की भारत यात्रा के बारे में। फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा, फाहियान ने भारत में कौन कौन से स्थानों की यात्रा की और उन स्थानों के बारे में फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में क्या क्या लिखा, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। फाहियान का यात्रा विवरण मूल रूप से चीनी भाषा में है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स लेगी ने किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फाहियान के यात्रा विवरण का हिंदी में अनुवाद जगन वर्मा ने किया है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फाहियान के प्रारंभिक जीवन पर। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, फाहियान ने कहाँ से यात्रा शुरू की थी। यहाँ से यात्रा शुरू की थी चांगान से, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस रास्ते से होते हुए वो भारत आए थे। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भारत से श्रीलंका, श्रीलंका से जावा और जावा से वो वापस अपने देश चले गए थे। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब बात करते हैं फाहियान के प्रारंभिक जीवन पर। सबसे पहले फाहियान के नाम का अर्थ समझते हैं कि फाहियान का मतलब क्या होता है। चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धम्म तथा हियान का अर्थ होता है गुरु। तो फाहियान का अर्थ हुआ धम्म गुरु। फाहियान चीन के उयंग नामक स्थान के रहने वाले थे और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इतिहासकारों ने 337 ईस्वी में उनका जन्म लिखा हुआ है और जन्म का स्थान लिनफेन लिखा हुआ है। तो इतिहासकार उस पर एक मत नहीं है। फाहियान के बचपन का नाम कुंग था। फाहियान बचपन में ही एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए थे और इसी कारण उनके पिता ने क्या किया था कि भिक्षु संघ में उन्हें भेज दिया था। फाहियान ने भिक्षु संघ में रहकर धम्म का ज्ञान सीखा और समण बन गए थे। तो यहाँ पे समण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समण का मतलब क्या होता है ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी की गई है। तो समण का मतलब होता है कि जैसे कहीं एक विहार बना हुआ है, बौद्ध विहार, तो उस बौद्ध विहार में क्या होता है कि काफी सारे भिक्षु होते थे। उन भिक्षुओं में क्या होता था कि एक मालिक होता था उस पूरे विहार का, उसी को कहा जाता था समण। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फाहियान जिस विहार में रहते थे वहां पर एक दिन चोरों ने धावा बोल दिया। फाहियान ने उनसे कहा, जितना ले जाना चाहते हो उठा ले जाओ। पिछले जन्म में दान न देने का फल है कि तुम इस जन्म में दरिद्र हो गए हो। इस जन्म में तुम दूसरों की चोरी करते फिरते हो। अगले जन्म में इससे बड़ा दुख तुम क्या पाओगे? मुझे तो यही सोचकर दुख होता है। ये किसने कहा था? फाहियान ने कहा था चोरों से। फाहियान की ये बात सुनकर चोर बिना चोरी किए ही लौट गए और फाहियान के इस काम की प्रशंसा पूरे भिक्षु संघ ने की। फाहियान एक दिन त्रिपिटक का अध्ययन कर रहे थे जिसमें विनय पिटक अधूरा था, जिसका सीधा संबंध भिक्षु संघ से होता है। फाहियान ने मन में संकल्प लिया कि मैं भारत से विनय पिटक को लाकर पूरे देश में उसका प्रचार करूंगा, यानी अपने देश में प्रचार करूंगा। फाहियान चांगान के बिहार में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात ताओचिंग, हेकिंग, हेइंग और हेबेई से हुई। पांचों भिक्षुओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम सब लोग भारत की यात्रा पर चलेंगे तथा वहां से त्रिपिटक की प्रतियां अपने देश में लाएंगे और उनका पूरे देश में प्रचार करेंगे।
पांचों भिक्षुओं ने 399 ईस्वी में चांगान से भारत के लिए यात्रा शुरू की। अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां से यात्रा शुरू की थी, यानी चांगान से यात्रा शुरू की थी। अब बात करते हैं फाहियान की भारत यात्रा के संबंध में। अभी तो मैं प्रारंभिक जो जानकारी थी वो मैं आपको दे रहा था। चांगान से लंग कीन की नवतन होते हुए चांगाई पहुंचे, जहां पर फाहियान की मुलाकात चेएन, हेकिन, सांगसाओ, पाओयुन, सांकिंग से हुई, जो फाहियान की भारत यात्रा में शामिल हुए। चांगाई से फाहियान तनहंग पहुंचे, जो चीन की दीवार के पश्चिम दिशा में पड़ता है। तनहांग से फाहियान अपने साथियों के साथ गोबी मरुस्थल की तरफ चल पड़े, जिसे पार करने में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फाहियान आगे लिखते हैं, न ऊपर कोई चिड़िया उड़ती है और न नीचे कोई जंतु दिखाई पड़ता है। आंख उठाकर जिधर देखो कहीं चारों ओर जाने का मार्ग नहीं सूझता। बहुत ध्यान देने पर भी कोई मार्ग नहीं मिलता। हां, मुर्दों की सूखी हड्डियों के चिन्ह अवश्य मिलते हैं। ये कौन कह रहा है? ये फाहियान ने कहा है जब वो गोबी मरुस्थल को पार कर रहे थे। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां के स्थानीय राजा ने इस मरुस्थल को पार करवाने में फाहियान की बहुत मदद की थी। उसने खाना पीना दे दिया था फाहियान को, और फाहियान को इस मरुस्थल को पार करने में लगभग 17 दिनों का समय लगा था। गोबी मरुस्थल को पार करके फाहियान सैनसेन जनपद पहुंचे। सैनसेन से उए देश पहुंचे और उए से खुतान जनपद पहुंचे। खुतान जनपद के बारे में अपने लेखों में फाहियान ने लिखा है कि यह जनपद बहुत वैभवशाली है। यहां पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और भगवान बुद्ध की मूर्ति रथ में रखी जाती है। दोनों ओर 2 बोधिसत्व की मूर्तियां रखी जाती हैं। सभी मूर्तियां सोने चांदी से निर्मित होती हैं। राजा अपना मुकुट उतारता है, नए कपड़े धारण करता है और अपने हाथ से रथ यात्रा पर फूल बरसाता है। खुतन के बाद फाहियान जीहो, कीचा, तोले, उद्यान, सुहोतो के बाद गांधार पहुंचे, जहां पर सम्राट अशोक के वंशज धम्मबद्धन का शासन था। कहां पे था? गांधार में उस समय सम्राट अशोक के वंशज धम्मबद्धन का शासन था। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। गांधार से फाहियान तक्षशिला और तक्षशिला से पुरुषपुर, पुरुषपुर को आज कहा जाता है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। और वहां पे फाहियान ने क्या देखा कि 400 हाथ ऊंचा और अनेक रत्नों से जड़ित राजा कनिष्क के द्वारा बनवाया गया धम्म स्तूप देखा था, जो जम्मू द्वीप का सबसे सुंदर स्तूप माना जाता था। भगवान बुद्ध का भिक्खा पात्र भी इसी जनपद में है। फाहियान के कुछ साथियों ने क्या किया था कि भगवान बुद्ध के भिक्खा पात्र की पूजा की और वापस अपने देश लौट गए थे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे आपको समझना है कि जब फाहियान ने भारत की यात्रा की थी तो उस समय गांधार में किसका शासन था? सम्राट अशोक के वंशज का। और पेशावर में, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहां पे राजा कनिष्क के द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही विशाल स्तूप था। और वहीं पे भगवान बुद्ध का भिक्खा पात्र भी रखा हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते थे, वो वाला पात्र रखा हुआ था। पेशावर से फाहियान नंगरहारा जनपद पहुंचे और वहां से हिमालय की पहाड़ियों में चले गए, जहां पर अत्यधिक ठंडी हवा चल रही थी। फाहियान के साथी ठिठुर कर मूक रह गए। हेकिंग तो बीमार हो गया और उसने फाहियान से कहा, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, तुम सब तत्काल यहां से भागो, ऐसा ना हो कि सब के सब यहीं मर जाएं। इतना कहकर वह मर गया। फाहियान उसके सब को पीट पीट कर रोने लगा कि मुख्य उद्देश्य पर पानी फिर गया, हम क्या करें। अब आप सोचिए कि फाहियान को भारत आने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस चीज की चर्चा फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में बहुत अच्छे से दी है। इसके बाद फाहियान लोई, पौना, हिंदू होते हुए पंजाब पहुंचे
और उस समय पंजाब में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार था। पंजाब के बाद फाहियान मथुरा पहुंचे, लेकिन मथुरा का नाम फाहियान के यात्रा विवरण में मताउल्ला लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जहां पर उन्होंने कई बिहारों को देखा जिनमें 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे और यहाँ के सभी राजा बुद्ध के अनुयायी थे। फाहियान आगे लिखते हैं कि इस देश का कोई भी निवासी न तो जीव हत्या करता है, ना मदपान करता है, ना लहसुन प्याज खाता है। ये बात आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखनी है कि फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में मथुरा के लोगों के बारे में क्या लिखा है कि यहाँ के निवासी किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं और ना ही शराब आदि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करते हैं और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मथुरा के बाद फाहियान संकिसा पहुंचे और ये संकिसा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। संकिसा के बारे में फाहियान लिखते हैं कि यहाँ पर जैन आचार्य और समण भिक्षुओं में स्थान को लेकर विवाद चल रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस समय फाहियान संकिसा पहुंचे उस समय जैन आचार्य और समण भिक्षुओं के मध्य में एक स्थान को लेकर विवाद चल रहा था। संकिसा के बाद फाहियान कन्नौज पहुंचे, जहां पर वो नाग बिहार में उन्होंने वर्षावास बिताया था। कन्नौज के बाद फाहियान साकेत यानी कि अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने कश्यप बुद्ध, ककुछंद बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध और गौतम बुद्ध के स्तूप देखे थे। ये बात यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कहाँ देखे थे? अयोध्या में। साकेत के बाद फाहियान श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने जैतवन बिहार देखा। श्रावस्ती में ही फाहियान ने भगवान बुद्ध का एक बड़ा स्तूप देखा और उसी के पास एक जैनियों का देवालय भी था। फाहियान आगे लिखते हैं कि जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था तो भगवान बुद्ध के बिहार की छाया जैनियों के देवालय पर पड़ती थी, परंतु जब सूर्य पूर्व दिशा में रहता था तब जैनियों के देवालय की छाया भगवान बुद्ध के बिहार पर नहीं पड़ती थी। फाहियान आगे लिखते हैं कि यहाँ पर यानी श्रावस्ती में देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं और वह सिर्फ कश्यप बुद्ध, ककुछंद बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध की पूजा करते हैं, परंतु भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। वो किसकी पूजा करते हैं? कश्यप बुद्ध की पूजा करते हैं, ककुछंद बुद्ध की पूजा करते हैं, कनक मुनि बुद्ध की पूजा करते हैं। ये गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध थे जिनकी पूजा करते थे कौन? देवदत्त के अनुयायी। अब देवदत्त कौन थे? देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे बड़े भाई थे और उनके परम शत्रु कह सकते हो। श्रावस्ती के बाद फाहियान कपिलवस्तु पहुंचे, जहां पर न राजा है न प्रजा है, केवल खंडर और उजाड़ है। फाहियान ने यहाँ पर भगवान बुद्ध का महल देखा जिसमें उनकी और माता की प्रतिमा बनी थी। किसकी? गौतम बुद्ध की और उनकी माता की प्रतिमा बनी थी। फाहियान आगे लिखते हैं कि नगर के पूर्व में 50 लीपर राजा का बाग है और उस बाग का नाम है लुम्बिनी वन, जहां पर कुमार का जन्म हुआ था। यहाँ पर 50 ली लिखा हुआ है। 50 ली का मतलब क्या होता है? देखिए, अपने यहाँ लिखा होता है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और चीनी भाषा में वहाँ ली चलता है। 50 ली, 10 ली, 20 ली, 30 ली ऐसा चलता है। जब मैं आपको हुएनसोंग के बारे में पढ़ाऊंगा तब हुएनसोंग ने भी ली लिखा हुआ है। 10 ली, 20 ली, 50 ली ऐसा लिखा हुआ है उसने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या लिखा हुआ है कि नगर के पूर्व में 50 ली पर राजा का बाग है और उस बाग का नाम है लुम्बिनी वन, जहाँ पे कुमार का जन्म हुआ था। कुमार का मतलब है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के बाद फाहियान कुशीनगर पहुंची। नगर के उत्तर में साल के 2 वृक्षों के मध्य निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने उत्तर दिशा की ओर सिर करके महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर से फाहियान वैशाली गए और वैशाली में उन्होंने महावनकूटागार बिहार देखा था।
इसके बाद पाटलिपुत्र पहुंचे और उस समय पाटलिपुत्र का नाम था पुष्पपुर। ये भी याद रखना है आपको कि जिस समय फाहियान गए थे उस समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, पुष्पपुर नाम था। फाहियान ने यहाँ पर सम्राट अशोक का महल देखा। यहीं पर एक बमन कुमार नामक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई जो बहुत ही तर्कशील और ज्ञान संपन्न था। पाटलिपुत्र से फाहियान राजगृह गए जहां पर अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से 42 सवाल पूछे थे। नगर के उत्तर में वेणु वन विहार पड़ता है। कौन से नगर के उत्तर में? राजगृह नगर के उत्तर में वेणु वन विहार पड़ता है जो अब तक मौजूद है। ऐसा किसने लिखा है? फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। राजगृह से फाहियान नालंदा गए जहां पर सारिपुत्र का स्तूप देखा था। फाहियान बोधगया भी गए। बोधगया के बारे में फाहियान लिखते हैं कि इस नगर में सुनसान और उजाड़ है। फाहियान काशी गए, सारनाथ गए, कौशाम्बी गए, चंपा गए और ताम्रलिप्ति गए। ताम्रलिप्ति में उन्होंने कई बंदरगाहों को देखा। ताम्रलिप्ति में फाहियान 2 वर्ष तक रुके। ताम्रलिप्ति आजकल है कहाँ? आजकल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद सिंघल द्वीप की यात्रा पर निकल गए। सिंघल द्वीप का मतलब है कि श्रीलंका की यात्रा पर निकल गए। सिंघल द्वीप में फाहियान ने एक विहार देखा जिसमें भगवान बुद्ध के दांत मौजूद थे। फाहियान यहाँ पर 2 वर्ष तक रहे और उन्होंने विनय पिटक, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय आदि की प्रतियां हासिल की जिससे उनके देश के भिक्षु परिचित नहीं थे। इन प्रतियों को लेकर फाहियान एक व्यापारी के बड़े पोत पर चढ़ गए और वहां से जावा और जावा से अपने देश चले गए थे। आपको एक चीज और याद रखनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फाहियान की 2 किताबों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला फाहियान्स बायोग्राफी, दूसरा द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। इनको आपको याद रखना है। ये तो थी फाहियान की कहानी। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।